नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 2022 के यूपी चुनाव के पहले आज बीएसपी ने फिर से ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने का दांव चल दिया है। पार्टी ने आज अयोध्या में पहला ब्राह्मण सम्मेलन किया है। हालांकि पार्टी से प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी कह रही है, लेकिन ब्राह्मणों को फिर साथ लाने के लिए बीएसपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का वादा हुआ है और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के मुताबिक ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लिया जाएगा। उन्होंने 13% ब्राह्मणों और 23% दलितों के गठजोड़ की भी बात कही है। सवाल है कि क्या बीएसपी 2007 का करिश्मा दोहरा पाएगी? 2014 से जो ब्राह्मण एक तरफा बीजेपी के साथ दिखा है, क्या वो 2022 में मायावती के साथ जा सकता है? और क्या बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड से यूपी के चुनावी समीकरण बदल जाएंगे? दंगल में आज कई सवाल है जिसको उठाएंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या 2022 में ब्राह्मण यूपी की राजनीति में तुरूप का इक्का बनने जा रहा है? क्या मायावती 2007 के अपने दलित ब्राह्मण जोड़ के फॉर्मूले को दोहराने में कामयाब होंगी? हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ, जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फहरा। शुक्रवार को अयोध्या में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन रामलला के दर्शन के साथ शुरू हुआ। हालांकि इस सम्मेलन को बीएसपी अब प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कह रही है, लेकिन अयोध्या में बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में हुए सम्मेलन के जरिए अब बीजेपी की पिच पर उतरकर उसे चुनौती देने का इरादा साफ है। जिस तरीके से टेंट में बैठा के रखा इन्होंने, और 1-2 वर्ष नहीं 20 वर्ष, क्या ये उनका पहले जगह नहीं बना सकते थे इस तरीके से कि टेंट से हट जाए? इनकी तो केंद्र में भी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भी रही, दोनों जगह इन्हीं की सरकार थी। जब चाहते तब कर लेते, लेकिन नियत नहीं थी। जब नियत में खोट हो और जब खाली ये उद्देश्य हो कि भगवान श्री राम को तो हम एक राजनीतिक रूप से रखेंगे और जब हम चाहेंगे तो उनको इस्तेमाल करेंगे या उनको भुलाएंगे। 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू हुआ बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर, 26 जुलाई को प्रयागराज, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में होगा। बीएसपी ने तेवर दिखा दिया है कि वो ब्राह्मणों के मुद्दे पर योगी राज को घेरने से चूकेगी नहीं। कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। बसपा 2007 के प्रयोग को 2022 में भी करने जा रही है, लेकिन इस बार दूसरे ही अग्रेसिव तरीके से। सतीश चंद्र मिश्रा ने शंखनाद के साथ आज इस ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का नाम दिया था, उसकी शुरुआत की। अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा सकती, बसपा ही अपने सरकार में भव्य राम मंदिर बनवाएगी, और आखिर में उन्होंने जय श्री राम का नारा भी दिया। साफ है कि बीएसपी के लिए अब ये ब्राह्मण कार्ड चुनाव का सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता होने जा रहा है। यूपी में ब्राह्मणों की तादाद 13% है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 82% ब्राह्मणों का समर्थन हासिल हुआ था। लेकिन योगी राज में राजपूत बनाम ब्राह्मण के राजनीतिक पेच में बीएसपी मौका तलाश रही है। एक नारा दिया था जो बीएसपी बनी थी, उसमें इनका नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये ब्राह्मण कैसे भूलेगा? तिलक मीन्स ब्राह्मण, तराजू माने बैस, तलवार माने क्षत्रिय। ये नारा देने वाली बहन जी को जो पैतरे तमाम है ये बदल चुके हैं, उसको कोई नहीं भूलेगा। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद 2022 में यूपी में होने वाले पहले चुनाव में ब्राह्मण वोटों की अहमियत हर कोई समझ रहा है। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक।
13% ब्राह्मण वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। 20% से ज्यादा आपको बता दें कि ऐसे जिले हैं जहां पर उनकी आबादी अधिक होने की वजह से वो सीधे प्रभावित करते हैं तकरीबन 150 सीटें 403 में से। इसी वजह से चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, अपने अपने तरीके से ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। इस टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता के शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पोक्स पर्सन राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शरद प्रधान जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, सुधींद्र भदौरिया लीडर बीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष वर्मा जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, और प्रोफेसर संगीत रागी जी आरएसएस के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी कह रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी बीएसपी की, कितना भी जोर लगा ले, कोशिश कर ले, लेकिन याद रखेगा तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार जो नारा बीएसपी की ओर से ही दिया गया था। क्या है जवाब इस पर आपका? ये वाक्य तो सही है पर लागू होता है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि इन्होंने 2014 से लेके आज तक हर बार जुमले ही दिए देश की जनता को। प्रदेश में भी 2017 में तमाम वायदे किए थे, किसानों से वायदे किए, बेरोजगार नौजवानों से वायदे किए, कानून व्यवस्था के वायदे किए, पर हर मोर्चे पे सरकार विफल रही। इसके साथ साथ आप तो ये भी देखिए कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से कोरोना काल को इन्होंने हैंडल किया, उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों के अंदर लाशें बहती हुई देखी गईं। जहां पर शमशान घाट थी वहां पर जगह नहीं लोगों को मिली। तो कुल मिला के पूरा प्रदेश और पूरा देश इन्होंने तबाही में झोंक दिया। अब जनता तलाश कर रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे समाज के तबकों के साथ इनका बहुत बड़ा दुर्व्यवहार भी रहा है। ठीक है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी, तो शायद ये इन पर लागू होता है। के शर्मा जी, 2017 के बाद योगी जी अब दोबारा लखनऊ की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। जवाब दीजिए के शर्मा जी। पार्टी मैं दावे के साथ कहता हूं कानून व्यवस्था से विकास तक। और आज तो अयोध्या में ये जो गोष्ठी हुई है बनेंगी, उसके जरिए बीएसपी ये भी कह रही है कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी के भीतर सिर्फ गुलदस्ता देने के लिए ही रखा जाता है। आंकड़े भी गिनाए गए हैं आज मंच से। के शर्मा जी, ऐसा है चित्ता जी, इससे तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बसपा जो है और मायावती जी ये जातिवादी राजनीति करने के लिए जो पहले से कहा जाता था उस बात में वो अपने सही खरे उतर रहे हैं। ये जाति की ही राजनीति करते हैं। इनको पूरे देश या उत्तर प्रदेश की सभी जनता से, सभी वर्गों की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। केवल जातिवादी राजनीति करना, जाति का जहर बोना और उसके आधार पर ध्रुवीकरण करना, यही इनका काम है। और यही काम इन्होंने अपने उस जो है 5 साल के शासनकाल में भी किया था। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं चित्ता जी, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को त्याग करके विकासवाद की राजनीति को अपनाया है। और इसी का परिणाम रहा है कि वहां पर बसपा हो, सपा हो और कांग्रेस तीनों जो है धरती छू रही, रसातल पर की स्थिति आ गई। 2014 का आप लोकसभा का परिणाम देख लीजिए, 2017 का परिणाम देख लीजिए या 2019 का परिणाम देखिए। पहले यहां प्रधान जी बैठे हैं, बहुत पुराने वो पत्रकार हैं, यूपी को जानते भी हैं बहुत अच्छे से। पहले कहा जाता था पॉलिटिकल पंडितों के आधार उसमें विश्लेषण में कि उत्तर प्रदेश में यदि आपको पहले काउंटिंग शुरुआत करनी है तो भाजपा को लोकसभा में 25 से 26 सीटें छोड़ देनी चाहिए, विधानसभा में 125 सीट छोड़ देनी चाहिए, इसके बाद वो अपनी गिनती चालू करें। अरे लेकिन जातिगत समीकरण साध कर आप भी तो टिकट बांटते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पार्टी दूध की धुली है जातिगत मामलों में। जब मंत्री बनाया जाता है तो उसकी भी जाति बताई जाती है कि कौन किस जाति से है या आगे किस तरह से बढ़ेगा। एक और सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजेश जी में आऊंगी। नहीं, एक और सवाल, बीएसपी की ओर से आज इस गोष्ठी में ये भी कहा गया है कि ब्राह्मणों का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, मैं जवाब मैं वही आपको खड़ा कर रहा हूं। आप मुझे अवसर दे दीजिए। तो हमने ये जो भ्रांतियां थी वहां के
उसको हमने पूरी तरह समाप्त किया है। हमने 73 सीट 80 में जीते, जो है 80 सीटों में 73 सीट जीता। हमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय, सबका हमको वोट मिला। ये ऐसे ही हमें 2017 में मिला। तो इसलिए चित्रा जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि इस तरह की जातिवादी राजनीति ने, अब मैं अगले लाइन पर अब एक मिनट भदौरिया जी, आप बड़े सीनियर आदमी है, ऐसे बीच में नहीं बोलते। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इनकाउंटर की बात जो चित्रा जी की, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अपराधी का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के साथ कानून वही व्यवहार करता है जो एक अपराधी के साथ किया जाना चाहिए, उसमें धर्म नहीं देखे जाते। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिएगा सुधींद्र भदौरिया जी। ये बात तो सच है ना कि अपराधी को जाति देखकर मारा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसके पहले राजेश मिश्रा जी, कानून का राज है। ठीक है, देश में मोदी और योगी जी का राज है और कहीं कोई कानून तोड़ने वाला उससे बचेगा। राजेश मिश्रा जी, आज ये गोष्ठी बीएसपी की ओर से जो अयोध्या में आयोजित की गई है, क्योंकि अयोध्या कांग्रेस पार्टी के भी केंद्र में आ गया, हाल फिलहाल में हम सब ने 2017 में भी हम सब ने देखा था। ये बताइए, बीएसपी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस पार्टी आज इतनी पीछे क्यों खड़ी है? राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल पूछ रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खुद बता दिया कि 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण दिए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज ये लोग ब्राह्मण को वोट मशीन समझ रहे हैं। अभी मैं के शर्मा जी की बात सुन रहा था, अभी भी सबसे बड़ा व्यक्ति का दुश्मन उसका घमंड होता है। और जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे इनके मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जिस तरह घमंड में चूर होकर अपने आंकड़े बताते हैं, मैं भी, हम लोग भी जमीन पे रहते हैं, 24 घंटा घूमते हैं, और हमारा तो ये अंदाज है कि 22 के बाद 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। जैसे कांग्रेस का नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिलेगा कांग्रेस का। आप सुन लीजिए, 30 साल हो गए। 89 के बाद कौन आया और कहां गलती हो गई? इन लोगों ने जात की राजनीति की, इन लोगों ने झूठे वादे किए जनता से, इन लोगों ने, मतलब पहली बार मैं सरकार को देख रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी आंकड़े गलत बता रही है। पहली बार अब पार्लियामेंट के अंदर आंकड़े झूठे दिए जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? कोई सिद्धांत है इनके पास? कोई कानून नाम की चीज है इस सरकार के अंदर? और अभी भी बात करते हैं, जहां तक ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर ये शुरू से कांग्रेसी रहा है। आजादी के बाद से 89 के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ने कांग्रेस को छोड़ा। ये राम मंदिर का जब आंदोलन शुरू हुआ, राम मंदिर का आंदोलन तेज हुआ, तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी इनकी सरकार बनवाई। हाँ। इनकी सरकार बनवाई। तो आप मान रहे हैं ना कि ब्राह्मण आपका साथ छोड़ दिया, इस वजह से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई, यानी कि ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारी गलती की गई। कुल मिलाकर जाति की राजनीति यहाँ पर भी आ जाती है कि ब्राह्मण ने साथ छोड़ा तो फिर हम कहीं के नहीं रहे यूपी में। चित्रा जी प्लीज आपने हमें बैठा रहे, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मेरी बात आप मेरे जवाब से खींचना चाहती हैं, इससे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। उनकी सरकार बनी, उसके बाद बीजेपी से नाराज हुए ब्राह्मण, वो सपा को भी दिए, उसके बाद बसपा को भी दिए। और आज की तारीख में जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से ये सरकार बनी है, और जितना ब्राह्मणों का नुकसान इस सरकार ने किया, आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। हमारे पास आंकड़े हैं, अभी मैं बोलूंगा तो आप कह देंगे कि आप भाषण मत दीजिए, भाषण नहीं दे रहा हूं। लेकिन जितना नुकसान इन लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया। और सपा बसपा को किसी भी कीमत पर अब ब्राह्मण वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देखिए पूजा की राजनीति चल रही है। अयोध्या में सतीश चंद्र मिश्रा पूजा करते हैं, तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके साथ सांसद रविकिशन शुक्ला भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की भी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन उत्तर प्रदेश में ये जो पूजा पाठ की राजनीति है, इसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया है, खासतौर से 2014 के बाद, क्योंकि बीजेपी इसी मामले को लेकर अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ी है और फिर पलड़ा उसका भारी होता हुआ चला गया है। के शर्मा जी जवाब देंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास मैं जल्दी जाऊंगी। ठीक है राजेश जी, हो गई आपकी बात, आपने स्वीकार कर लिया ना कि गलती हुई, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी 30 सालों से भुगत रही है। अब जवाब लीजिए के शर्मा जी। वो कह रहे हैं वही गलती इस समय बीजेपी कर रही है। चित्रा जी, राजेश मिश्रा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर ही दिया, और विपक्ष में जो बचे हैं सपा, वो भी अभी स्पष्ट कर देगी। ये सब टोटल जो है जाति आधारित राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं।
ये जाति का जहर ही इनको बोना है, क्योंकि इनके पास उपलब्धि के नाम पर एक शब्द नहीं है। ये एक बात नहीं बता सकते कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया था, आज भी नहीं बता सकते, और उसी के कारण से आता है वहां से। लेकिन अब मैं बताता हूं कि अब इनको क्यों मंदिर की आवश्यकता पड़ रही है। पिछले बार भी आप राजेश जी आप थोड़ा शांति रखिए, आप बीच में मैंने नहीं बोला था, आप क्यों बोल रहे हैं? चित्रा जी को शांत कराइए ना, क्यों तकलीफ हो जाती है मेरी बात। राजेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब अकेले बोलेंगे तभी स्पष्ट आवाज आएगी। मंदिर और मस्जिद इसलिए याद आते हैं। चित्रा जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले बार भी 2019 में 2017 में यही प्रियंका गांधी राधे मां बन के चादर ओढ़ के घूम रही थी, यही राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे। जब चुनाव आता है तो ये मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पर दे फिर पूजा पाठ, और वही काम अब बीएसपी हमेशा जो है इस धर्म को के प्रति ही, इसको ही जाति व्यवस्था के लिए गालियां देना, इसके जो है ब्राह्मणों को एक और आंकड़ा आज बीएसपी ने दिया है कि शर्मा जी आपको बताते हुए आशुतोष वर्मा और बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। इनको मारो जूते चार, ठीक है सर, ये नारा देने वाला आज ही सतीश चंद्र मिश्रा ने गिनाया है। सुन लीजिए मायावती ने 15 ब्राह्मण को मंत्री बनाया, 35 चेयरमैन, 15 एमएलसी, 2200 सरकारी वकील, पहला चीफ सेक्रेटरी, जबकि बीजेपी में ब्राह्मणों को सिर्फ गुलदस्ता भेंट करने के लिए रखा जाता है। एक और आंकड़ा निकलकर सामने आया है यहां पर कि 2017 में 56 सीटों पर ब्राह्मणों ने जीत दर्ज की थी, 44 भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनमें से 8 को मंत्री बनाया गया। यह आंकड़ा इस वक्त निकलकर सामने आया है। और दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा यही लोग हैं जो जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। तो यह आंकड़ा भी जारी किया जा रहा है बीएसपी की ओर से। लेकिन एक बार आशुतोष वर्मा जी, ब्राह्मण तो धुरी बन गए हैं ना इस समय, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? जातियों की पार्टी तो आप लोग खूब करते हैं, कोई राजनीति नहीं करती, और जितनी तादाद यादवों की है ब्राह्मण भी उतने पे ही आकर खड़ा हो जाता है। तो कहाँ अपने आप को ब्राह्मण से जोड़ने के लिए आप लोगों की क्या कोशिश है? परशुराम की मूर्ति भी लगाई जा रही है, सुनने में आ रहा है सपा की ओर से। चित्रा जी, ये बहुत दुखद है कि हम राष्ट्रीय चैनल पे चुनाव के 6 महीने पहले हम जातियों की राजनीति पे चल के, और अभी हम लोग वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर जातियों के बारे में कह के मुख्य मुद्दों से हटाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खेल है, क्योंकि किसी तरीके से कांवड़ यात्रा पे बहस हो, किसी तरीके से धर्मांतरण बहस होने लगे, लव जिहाद पे आओ बहस कर लेते हैं, और कोरोना में जो फर्जी वो परेशानियां हो रही हैं कि वो तबलीगी जमात की बातें हो रही हैं, कोई शमशान की बात करने लगता है। ये क्यों होता है, ये समझना पड़ेगा। ये नैरेटिव बनाया जाता है कि जातियों की बात करके। नहीं, ब्राह्मण सम्मेलन का पूरा कैलेंडर ही जारी कर दिया है बीएसपी ने, जिसकी भी लिस्ट है। ये जातियों की राजनीति इसलिए की जा रही है कि जिसके पास काम बताने को नहीं आ रहा है। जब हम किसान की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात करें, शिक्षा की बात करें, और ये बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। और के शर्मा जी क्या बता रहे, परसेंटेज बता रहे थे, कितना परसेंटेज आप 2012 में पाए थे? आपको पता है 47 सीटें आपके पास थी और मात्र 1 करोड़ पॉपुलर वोट था, बहुत ज्यादा नहीं आपके पास था। तो घमंड करना बंद करिए। आपका भी हो गया ना आशुतोष वर्मा जी? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ 2017 के साथ लड़कर 2017 में चित्रा जी समाजवादी पार्टी के पास 2 करोड़ का पॉपुलर वोट और 22% उत्तर प्रदेश का वोट था। हम इतने भी नहीं गिर गए थे जितना भारतीय जनता पार्टी गिरती है। और जातियों की बात ये करते हैं, पिछड़ों का मुखौटा लगा के पिछड़ों के आरक्षण को खा जाने वाली भारतीय जनता पार्टी जातियों की बात करती है। आगे ना ये तो पिछड़ों की बात करते हैं। नहीं, क्यों नहीं कह रहे? देखिए, जब विकास की बात करनी होती है तो ये ब्राह्मण और ये यादवों की बात करते हैं। इनको मुद्दों पे बात नहीं करनी है, इसलिए इस तरह की बातों का नैरेटिव देश में बनाना है। उसको चलने नहीं देंगे, हंगामा करेंगे और आप कहेंगे कि मुद्दों की बात, मुद्दों के लिए 5 साल भी थे, जनता देख भी रही थी कि मुद्दों की बात कौन सी पार्टी कर रही है। सरकार को घेरने के लिए ना विपक्ष को इसीलिए ताकतवर बनाया जाता है, जनता सब देख रही होती है। चलिए बाकी लोगों के पास चलते हैं। शरद जी, देश में बड़े बड़े लोगों की जासूसी होगी, कोई जवाब नहीं मांगेगा। हाँ, तो जवाब मांगिए ना, इसीलिए तो संसद में जवाब मांगिए। जनता देख ही रही है ना, लेकिन जवाब मांगने की बजाय हम सब ने देखा कैसे तोड़फोड़ और पार्टी वो पेपर फाड़े जा रहे हैं वहां पर। शरद प्रधान जी, ये बताइए, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने के लिए पार्टियां इतनी ज्यादा उतावली क्यों दिखाई दे रही हैं? ब्राह्मण क्या हाल में इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, या फिर कोई खास वजह है इसके पीछे की? चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो लगातार अपनी कोशिशें कर रही है और बाहें फैला रही है। क्या यह हमारी पार्टी में? देखिए, बड़ा सिंपल है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, आपने देखा ही अभी हर पार्टी का नुमाइंदा ये बताने की कोशिश कर रहा है
कि वो विकास की बात करता है और जातिवाद नहीं करता है। और अगर जातिवाद नहीं कर रहे होते तो क्या तकलीफ थी इनको, क्या परेशानी हो गई, एक पार्टी कर रही है ब्राह्मण सम्मेलन। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि जातिवाद और धर्मवाद के अलावा इन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। विकास के नाम पे तो सिर्फ लोगों को बहकाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, और सब पार्टीज का एक जैसा हाल है। और आज की डेट में जब इलेक्शन पास आ रहा है तो बड़ा नेचुरल है इनके लिए कि ये शुरुआत करें। और मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है इसके बारे में, जो अभी जो सम्मेलन हो रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अयोध्या में बसपा ने जो आज किया है और अगले 7 दिन तक और चलता रहेगा अलग अलग जगहों पे, उसके पीछे बड़ा स्पष्ट दिखता है। देखिए ये इसमें अब कोई शक नहीं है कि मायावती जी के अभी तक जितने स्टेटमेंट्स आए हैं, जितने एक्शंस रहे हैं उनके पिछले कई महीनों के, उससे साफ जाहिर है कि वो सब कुछ बस बीजेपी को हेल्प करने के लिए कर रही हैं। उनको अगर बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा तो गलत नहीं है, तो कहा जा रहा है। और वो बड़े चाहे किन्हीं वजह से हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी हो, कि अभी भी सबको मालूम है कि उसकी तलवारें लटकी हुई हैं इनके ऊपर, इनके भाई के बीजेपी को कैसे फायदा? तो सुनिए, बता रहा हूं आपको। देखिए इस तरीके से फायदा, अभी ब्राह्मण जो है वो खास तौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराजगी है उसमें, तो एक बन गई है धारणा कि वो बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर हैं। तो उनको इस टाइम बीजेपी को खतरा है कि ब्राह्मण वोट उस तादाद में इस बार नहीं मिलेगा उन्हें, शायद काफी कम हो जाए। तो वो बिखरने के बजाय सपा को मिले वो, क्योंकि मेन ऑपोजिशन पार्टी शायद सपा ही बन पाएगी। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। तो उसमें जो है वोट अगर स्प्लिट करके थोड़ा सा वोट बीएसपी में चला जाता है तो इनका बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर वो सपा में चला जाए तो सपा में बहुत लार्जर नंबर में डिफरेंस आ जाएगा। सपा के पास अदरवाइज मुसलमान और यादव के अलावा कोई वोट नहीं है। और अगर ब्राह्मण का जो है अगर आधा 50% वोट भी चला गया तो सपा के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। वो बड़ा अच्छा। और ब्राह्मण के साथ एक और वो है कि ब्राह्मण इन्फ्लुएंस करता है वोटर को, उसकी अपनी तादाद ज्यादा नहीं है, 10-11% है, 13% का है, वो इन्फ्लुएंस करता है। तो उसका जो बेनिफिट है, किस तरीके से उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। और ये बसपा को सडनली याद आया है ब्राह्मण का। जब तक पावर में थे तो ये फैक्ट है कि इन्होंने कोई खास कुछ किया नहीं ब्राह्मण के लिए। ठीक है सर, चर्चा बहुत थी। ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। बीजेपी और बीएसपी दोनों से ही इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन संगीत रागी जी, आपने सुना शरद जी को भी, उन्होंने बताया विस्तार से कि आखिर ब्राह्मण इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं। और बीजेपी की बी टीम बनकर बीएसपी इस वक्त काम कर रही है ताकि वोटर अगर बढ़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाकर वोट नहीं करें, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाए। तो हैरानी हो रही है कि राष्ट्रीय चैनल पर जातियों का विमर्श इतना खुल्लम खुल्ला होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। शरद प्रधान जी से मैं एक बेहतर उम्मीद कर रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपने विश्लेषण में एक बात जोड़ ही दिया कि ये परसेप्शन बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में राजपूतवाद किया है और ब्राह्मणों के खिलाफ काम किया है। मैं नहीं जानता कि इस परसेप्शन का आधार क्या है, कोई इस प्रकार का सर्वे रहा है या नहीं रहा है, लेकिन जब इस प्रकार के राष्ट्रीय चैनल पर इस बातें करते हैं तो हमको लगता है कि हम, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कोई तथ्य इसके पीछे नहीं होता, तर्कहीन बातें हैं। यदि ब्राह्मणों का इतना ही बड़ा ऐसा उनके साथ गलत हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी का ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी जाकर के क्यों ज्वाइन करता? उन्हें तो जाकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहती है। सच तो यह है कि पत्रकार भी खेमे के शिकार हैं, वो भी एक न एक खेमा पकड़े हुए हैं और वो वैचारिक खूंटे से बंद करके वह भी उसी अनुसार राष्ट्रीय चैनल पर वैसे भी वही बात करते हैं। इतनी कल जाकर के जरा देखिए, एक छोटा सा बड़ा गौर कीजिएगा, कल यदि हिंदू समाज के व्यापक हिंदू समाज के संगठन और उसके एकजुट होने की बात की जाती है तब यही सारे लोग उठ करके कहते हैं कि देखिए ये तो बड़ा कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन यदि माइनॉरिटी की बात करके खुल्लम खुल्ला यदि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी उनकी बातें की जाती है तब इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए, आपने शरद जी को लेकर सवाल उठा दिए हैं कि पत्रकार भी और जो विश्लेषक है वो क्यों एक पार्टी के खेमे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है जब राजनीतिक दल
टिकट बंटवारे के समय ध्यान रखती हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी ही भागीदारी, और इसमें सारी पार्टियां एक जैसी ही दिखाई देती हैं, कोई इससे इतर नहीं है। इसीलिए सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि अगर कामकाज किया है तो मुद्दों के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगते, क्यों बार बार जातियां आ जाती हैं आड़े, और जाति के आधार पर लोगों को लुभाने की कोशिश आखिर क्यों की जाती है। राजनीति है तय, पंडित जी की जय। मायावती की राजनीति आजकल कुछ इन्हीं लाइनों पर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2007 के फॉर्मूले को बहन जी एक बार फिर से आजमाना चाहते हैं 2022 के लिए, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा। ब्राह्मण एक बार फिर से, जिसको लेकर आज जोर शोर से तैयारी अपनी दिखाई गई बीएसपी की ओर से और ब्राह्मण समुदाय को पक्ष में करने की कोशिश की गई, क्या वास्तव में इसमें कामयाबी मिल पाएगी। आपको दिखा रहे हैं बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन का ये पूरा का पूरा कैलेंडर। 13% ब्राह्मण है, जिनको 23% दलितों के साथ मिलकर एक बार फिर से सत्ता में वापसी की राह ताक रही है मायावती जी। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार फिर से के शर्मा जी, आपका रुख करते हुए, बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड तो लगातार जारी है, लेकिन देखिए शरद जी ने जो बातें कही वो बातें अंदर खाने तो आपकी पार्टी के भी बहुत सारे नेता कहते रहते हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट छपती रहती है कि ब्राह्मण नाराज है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको जगह देने की कोशिश की जा रही है, तवज्जो दी जा रही है। तो इस खबर में सच्चाई भी तो है ना सर, नहीं है? नहीं चित्रा जी, ये शरद जी जैसे तथाकथित पत्रकारों के ही आकलन थे। मैंने बहुत पहले स्टेटमेंट पे ही ये बात कही थी, वही पत्रकार ये सूत्रों से ऐसी जो है खबरें निकालते हैं। इसलिए मैं याद दिला रहा हूं शरद जी को कि शरद जी, आप अभी जब 2019 के चुनाव थे और 2017 के चुनाव थे, तो आप यहीं जब ये बुआ और भतीजे का जो गठबंधन हुआ था, तब आप ही ये समीकरण गाते फिरते थे टीवीओं में कि साहब अब तो मुस्लिम और यादव और दलित इनका होगा गठबंधन और ये पूरी तरह सफाया कर देगा भाजपा को। तो ये आपके विश्लेषण हुआ करते थे, और यही विश्लेषण जब कांग्रेस और इसके हुए सपा के यूपी में दो छोरे जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने छुआरा बना दिया, उस समय भी आप यही कहा करते थे कि अब वो ब्राह्मण वो होंगे और ये होंगे और ये। तो ये आप निरंतर इसीलिए कहा था कि आप जैसे कुछ पॉलिटिकल पंडित जो है, तो आज आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप ये आरोप लगाएंगे ही कि ये भाजपा की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। शरद प्रधान जी, ये बात तो सच है ना कि 2014 के बाद से जातियां टूटी और बीजेपी को एक मुश्त वोट मिला। अगर सिर्फ जाटव और यादव वोटरों को हम छोड़ दें तो बाकी पार्टियों का उसको पुरजोर समर्थन मिला, 14 हो, 17 हो, 2019 हो। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो नरेंद्र मोदी का मैजिक था, वो नरेंद्र मोदी का मैजिक था और किसी का नहीं था। और ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इनकी बात पर इसलिए हंसी आती है, इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। कोई बात नहीं, हो जाती है, किसी वजह से हो गई होगी कमजोर, कभी कभी कर ली जाती है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ये बड़ी तारीफ कर रहे थे इनके, पता नहीं क्या इनके बुद्धि है, क्या है। बहरहाल इनका जो कहना है, इनका सुन लीजिए, पहले बात करने दीजिए, पहले बात करने दीजिए। मैंने कहा था आप जैसे पॉलिटिकल पंडित ये गाते फिरते थे उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में भी गिनती चालू करनी है तो पहले 25 सीटें छोड़ दीजिए। ये आपके फिलहाल, ये आपका फिलॉसफी होता था शरद जी, हमें मत बताइए। मेरा जो है, मेरी याददाश्त खराब है, सुन लीजिए। मेरी याददाश्त खराब नहीं है, जब मेरे आपके बयान होते थे उत्तर प्रदेश यादव आप एक एक करके अपनी बात रख लें। आपको चोट लगेगी, ठीक है, आपको चोट लगेगी। के शर्मा जी, अब मैं चोट का जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं आपको चोट लगेगी, बताइए क्या मरहम है आपके पास, आपको चोट लग गई है तो कैसे बचेंगे आप इस तरह की दलीलें? मैं बता देता हूँ आपको, ये सच बात है। मैंने चित्रा जी पहले आपको ये बात कही है, मैंने पहले ही ये बात कही है, हम किसी जाति धर्म इसकी कोई राजनीति करते ही नहीं। उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि आपने भी और संगीत रागी जी ने भी, दोनों ने सवाल उठाए। उसके बाद सुधींद्र साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शरद जी करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक लाइन बोल लीजिए प्लीज। नहीं, मैं एक लाइन बोल के खत्म करता हूँ, फिर आप शरद जी को बुलवाई। मैं आपको पुनः कह रहा हूं चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 से निरंतर हम जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को अलग रख के कर रहे हैं। और विकासवाद में मैं आज कहना चाहता हूं कि आज हम गर्व के साथ एक कह रहे हैं कि 36,000 करोड़ रुपए के 86 लाख किसानों का हमने ऋण माफ किया, गन्ना किसानों के लिए 1,12,000 करोड़ का भुगतान किया, यूपी में शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे हम निरंतर बिजली दे रहे हैं, 3 करोड़ परिवारों को नियमित बिजली कनेक्शन दिया है, 2 करोड़ 80 लाख लोगों को हमने एलईडी बल्ब दिया है,
हमने वहां पर स्कूलें खोली हैं, हमने नए कॉलेज खोले हैं। हम इन सब अपने जो है विकास के कामों को तो संसद भवन के पास जो किसान जा रहे हैं हर रोज 200 की तादाद में, उनको समझा पाने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? अगर किसानों का आप जिक्र करेंगे तो उस पर नहीं जाते हुए शरद जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। सुधींद्र जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है क्योंकि ये भूल जाते हैं कि उस टाइम पे जब मैं बोलता था तो अखिलेश यादव की भाषा वैसी थी जैसी ये इनकी भाषा है हमारे लिए। तो जो पावर में होता है उसको तकलीफ, क्योंकि आपको आदत हो गई है गुलामों की, और पत्रकार का काम नहीं है गुलामी करना। जो करते नहीं है, अरे आप सुनिए पहले, अब आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सफाई नहीं दे रहे हैं हम बता रहे हैं आपको। आप दे रहे हैं, सफाई नहीं देते हम साहब, बड़े सम्मान के अदब के साथ कहता हूँ, कौन नहीं जानता आपको? अरे नहीं नहीं, आपके जानने की जरूरत नहीं है हमें, आप बोलने देंगे कि नहीं? अगर आप नहीं बोलेंगे तो अब की बार हम आपको बोलने नहीं देंगे, मैं आपको हम भी आपको नहीं बोलने देंगे। अगर आपने ये क्या साबित करके दिखाइए बीएसपी का, आप साबित करके दिखाइए कि बीजेपी और जो है बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। केवल बोलने के लिए कौन नहीं जानता यार, केवल बोलने के लिए यही है, केवल बोलने के लिए नहीं। अरे केवल बोलने के लिए नहीं, आप पेड नौकर हैं बीजेपी के, तो इसलिए आप बोलेंगे। आप कीजिए, आप इतने जलील हो गए, नहीं करते हुए हम मुद्दे पर आते हैं, हम मुद्दे पर आते हैं जिस मुद्दे को लेकर पार्टियां आगे बढ़ेंगी। ठीक है सर, आप दोनों लोगों की बात खत्म हो गई, ये व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जगह नहीं है, ना ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना सर, अब मैं आ जाती हूँ सुधींद्र जी आपके पास। ये जो आप लोग नारा देते थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा आएगा, सर ब्राह्मण कब तक शंख बजाता रहेगा आपके लिए? ये जो समुदाय है वो पलट के पूछेगा ना कि हमारा वोट लेने के बाद आपने क्या किया, और अगर आपने काम किया है इस समुदाय के लिए भी और 2007 से लेकर 2012 तक के लिए भी, तो फिर आपको जाति के आधार पर वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है सुधींद्र जी? देखिए, मैं आपको अभी बहुत सारे लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम ये सब गिना कर रहे थे। आप पिछले 30 वर्षों के आंकड़े उठा के देख लीजिए, ये लोग हमेशा बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि ये हल्ला बोल की पार्टी नहीं है, क्योंकि चौराहों पर खड़े होकर शोर करने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि बसों को जलाने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए इनको ए टीम बी टीम और दिखाई देती हैं। बहुजन समाज पार्टी को कम करके ये आंकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो 4 बार इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी भी समझौता कर लेती है जब मौका आता है, तो महबूबा मुफ्ती से। कांग्रेस पार्टी जब जरूरत पड़ती है तो केरला में मुस्लिम लीग से समझौता कर लेती है। जब मुलायम सिंह जी को जरूरत होती है तो कल्याण सिंह जी को लाल टोपी पहना के आगरा में सम्मेलन में माला पहनाते हैं। और जब मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरत होती है तो केसरीनाथ त्रिपाठी, सुनिए मैं आ रहा हूँ, साइकिल पर हाथी सवार हुआ, हाथी पर साइकिल सवार, ये बता दीजिए आप अलग कैसे हुए? और आप ये कह रहे हैं कि सड़क पर उतरकर हंगामा करने वाली पार्टी नहीं है आपकी, तो सर आप फिर कौन सी पार्टी हैं? अगर जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर सरकार को आप नहीं घेर रहे हैं तो फिर कौन सी पार्टी हैं आप? बताइए ना फिर। तो क्या फिर जाति के आधार पर आप वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं? हम संविधान को, मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस प्रश्न पर। हम लोग संविधान को मानते हुए शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हुए, चाहे वो चुनाव की हो या शांतिपूर्ण प्रतिरोध की हो, संसद में हो या संसद से बाहर हो, हम धरना देते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से देते हैं। हम भी विरोध करते हैं शांतिपूर्ण, पर हम बस और नहीं जलाते, हम रेल को, पटरियों को नहीं उखाड़ते। ये अंतर है हम में और अन्य पार्टियों के अंदर। मैं समझ गई, लेकिन आप उनका इतिहास गिना रहे थे, मैं उनके पास जाऊंगी। क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? लेकिन जब हम आईने में खुद को देखेंगे तो अपने आप को कैसे इस बात से इनकार कर पाएंगे कि क्या हम सपा के साथ नहीं गए, क्या हम बीजेपी के साथ नहीं गए? कौन सी पार्टी के साथ आप नहीं गए हैं सर सरकार बनाने के लिए? कौन सी पार्टी के साथ बीएसपी नहीं गई है? आप बताइए ना दर्शकों को। अरे हम कह रहे हैं कौन सी पार्टी नहीं गई है, किसके साथ? कौन सी पार्टी नहीं गई है किसके साथ, ये बतलाइए ना आप मुझे। बताइए कि कौन सी पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं गई, कि मुस्लिम लीग के साथ नहीं गई, कि कल्याण सिंह के साथ नहीं गई, कि किसके साथ कौन नहीं गया, ये बताइए। मैं जवाब दे देता हूँ। बताइए फिर। पहले चीज तो भदौरिया जी यही गलत कह रहे कि हम मुस्लिम लीग के साथ गए।
तो ये केरल में कहीं मुस्लिम लीग के साथ हम नहीं रहे, लेकिन इनको कोई वो नहीं है, केवल भाई केरला के अंदर एक मुस्लिम लीग के अब साथ इनको थोड़ा शांत कराइए, एक शांत कराइए। चित्रा जी बहुत बोला है इन्होंने। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, केवल शरद जी मेरे बड़े भाई हैं। देखिए शरद जी, जब तर्क थोथे हो जाते हैं तब जो है व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी पड़ती हैं। आपने मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी किया, आपको जानकारी नहीं, जिंदगी भर नौकरशाही आपने की होगी पत्रकारिता में। मैंने हमेशा राजनेता नेतागिरी की है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भाजपा का, मैं किसी की नौकरी नहीं करता, तो कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले विचार किया। ठीक है सर। राजेश मिश्रा जी, एक आखिरी आपके पास तर्क है तो जवाब दीजिए। अब मैं एक बात कह के समाप्त करता हूँ, केवल एक बात कह के बस एक बात कह के समाप्त कर रहा हूँ चित्रा जी, कि ये चुनाव हम जो है विकास पर लड़ेंगे और विकास के बल पर हम पुनः जीतेंगे। हम भदौरिया जी, बसपा को और सपा को जो जाति और धर्म की राजनीति पर अपने बैसाखी पर टिकी है, उनको हम पूरी तरह से हराएंगे। अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे, भव्य मंदिर बनवाएंगे। 1-1.5 साल से क्या कर रही है बीजेपी, जिसने कुछ नहीं किया। मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो कह रहे हैं भव्य मंदिर बनाएगी हमारी सरकार आएगी तो। बसपा सपा ने तो कार सेवकों को गोली मारी, सपा ने कार सेवकों को गोली मारी और बसपा जो है जबान बंद करके मौन समर्थन करती रही उन हत्याओं का, निशंस हत्याओं का। ये क्या आज मंदिर की बात करेंगे? ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं राजेश जी, जल्दी से। जी देखिए, सर तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से माफी के साथ आपको यहीं पर रोकना पड़ा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूरी भी है और बहुत जरूरी भी है। उसी के आधार पर राजनीतिक पार्टियां अपने भविष्य को तलाशती हैं और अपने अपने हिसाब से लगातार पलड़े चेंज करती हुई चली जाती हैं। इस बार बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ये जो ब्राह्मण कार्ड 2007 की तरह फिर से चला गया है, क्या बीजेपी के वोट बैंक में वो सेंध लगा पाएंगी या बीजेपी फिर से बाजी मार ली जाएगी या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई कमाल कर पाएंगी? आज दंगल में हमारा सवाल था, क्या 2007 की तरह ब्राह्मण दलित गठजोड़ बनाने में मायावती कामयाब होंगी? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 15% ने हाँ कहा है, जबकि 85% ने नहीं कहा है। दर्शकों का आंकड़ा बताता है कि बहन जी के लिए आगे मुश्किलें हैं। अब इस मुश्किल को किस तरह चुनौती में तब्दील करके अपने पक्ष में करती हैं माहौल, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यूपी की राजनीति इस बार रहने वाली है बेहद दिलचस्प। हर एक खबर पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।